Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today there is lecture 4 that is about importance of water from the 4th chapter of biology, that is biomolecule. In this video we will discuss the importance and the properties of water with detail and also discuss the conceptual questions of this topic. So let's begin the video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमने अपने लास्ट टॉपिक दैट इज़ कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में डिस्कस किया था। जो मैंने क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था इसका आंसर हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तो उसका आंसर देख लेते हैं कि वाई इज़ हाइड्रोलाइसिस क्रिटिक फॉर डाइजेशन एंड सेलुलर रिस्पिरेशन। हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो डाइजेशन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम इसके आंसर को डिस्कस करें तो ये कि हाइड्रोलाइसिस ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोलाइसिस जो है वो सारे जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ देता है। हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो इसमें वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है, वाटर को ऐड किया जाता है और मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है। और भी ये क्या करते हैं, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं उनको सिंपल यूनिट्स में चेंज कर लेते हैं, एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं जिनको हम इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में चेंज करना। और इस तरह की डाइजेशन भी हो जाती है, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। एंजाइम्स जो है इस जो मेटाबॉलिक पाथवे में जितने भी हाइड्रोलाइसिस हो रहे हैं उनको कैटालिस्ट करते हैं, उनको कैटालाइज कर रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है ये हमें एनर्जी और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। इसलिए जो डाइजेशन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसमें हाइड्रोलाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, दैट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की बात करें तो सबसे पहले हम वाटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्टली वो विल डिस्कस इट्स केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की बात करें तो वाटर जो है इसमें एक ऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होती है, ठीक है। ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एच। केमिकल फार्मूला की बात करें दैट इज़ H2O, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन है और साथ ऑक्साइड है। ये बहुत सिंपल सा होता है लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, वो हमें हैरान कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसकी इतनी जो है वो इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज़ है, इसके इतने ज़्यादा पावरफुल एस्पेक्ट्स हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट जो मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बन चुके हैं। इसलिए इसको मीडियम ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का मरकज़ जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो हम अपनी बॉडी की अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की तो 2/3, ठीक है, यानी कि अगर हम अपनी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सारी बॉडी को, तो उसमें जो 2 पार्ट्स हैं वो वाटर के बने होंगे, ठीक है। 2 हिस्से जो हैं वो पानी होगा और एक हिस्सा जो है वो बाकी का जो मटेरियल है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स या ड्राई मैस पे वो ऑक्यूपाई करेगा। और हम पानी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारी बॉडी में 2/3 वाटर है, अगर वाटर रिमूव कर दिया जाए तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और वाटर जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब के अंदर जो वाटर है वो क्रूशियल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कंपोनेंट है। इसकी परसेंटेज की बात करें या कंसनट्रेशन की बात करें तो वो वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में इसकी अपनी होती है, लेकिन 65 to 89 जो है वो रेंज करती है। ना सिर्फ हर ऑर्गेनिज्म में चेंज होती है बल्कि टिश्यूज़ में भी, जितने भी टिश्यूज़ हैं, एक अगर हम टिश्यू ब्रेन सेल की बात करें, बोन सेल की बात करें तो उनमें भी चेंज होगी, ठीक है। वाटर क्रूशियल तो है लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी है वो डिपेंड करता है, वो सेल के फंक्शन के लिहाज से काम करता है कि सेल किस जगह पे काम करे, उस लिहाज से जो है वो काम करेंगे। अगर हम बोन सेल की बात करें तो बोन सेल में 20% जो है वो वाटर है और ब्रेन सेल में 85% जो है वो वाटर है। तो ये बोन और ब्रेन दोनों की परसेंटेज अलग है लेकिन वाटर इसमें क्रूशियल है। वाटर की बात करें तो जितने भी हमारी जो लाइफ है उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर है। तो वाटर को इसलिए मीडियम ऑफ लाइफ बोला जाता है क्योंकि वाटर के बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं। हमारी लाइफ को जितना मेंटेन किया हुआ है या जितनी भी हमारी लाइफ में वर्किंग हो रही है उस सब को पॉसिबल जो है वो वाटर ने किया हुआ है। ये थे वाटर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अब हम मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसने वाटर को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि हम उसको मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। हम कहते हैं कि इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ये मरकज़ है ज़िंदगी का, ठीक है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर भी है,
ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तो आपने ध्यान से जो है वो इसको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें आएगा कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो तब आपने ये आंसर अटेम्प्ट करना है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज सोलवेंट प्रॉपर्टीज। सोलवेंट प्रॉपर्टीज, सोलवेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो डिजोल्व हो सके किसी भी चीज़ में। सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन सोलबल चीज़ को कहते हैं, जब दो चीज़ आपस में मिक्स होती हैं उनको सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा है वो सोलवेंट और जो चीज़ कम है वो होगी हमारे पास सोल्यूट। अब वाटर की बात करें ना, तो वाटर जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर जो है वो सोलवेंट के तौर पर ऐड करता है और मोस्टली चीज़ों को अपने अंदर जो है वो सोलूबल होने देता है। ठीक है, जब वो चीज़ें इसमें डिज़ोल्व होती हैं तो एक सोल्यूशन बन जाता है। तो वाटर को जो है वो सोलवेंट प्रॉपर्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब उसकी इस प्रॉपर्टी की दो रीजंस हैं, इसको सोलवेंट प्रॉपर्टीज़ जो है या ये सोलवेंट के तौर पे कैसे एक्ट कर रहा है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से हैं। पहली ये कि वाटर की पोलैरिटी की वजह से। वाटर एक पोलर कंपाउंड है, उसके अंदर पार्शियल चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स हैं जो कि उसको इस काबिल बनाती हैं कि वो सोलवेंट के तौर पर एक्ट कर सके। दूसरी जो चीज़ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, आपने याद रखना है कि सोलवेंट प्रॉपर्टीज़ हमेशा दो चीज़ों की वजह से होती है। दी फर्स्ट वन इज़ पोलैरिटी एंड सेकंड इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर को पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि उसके अंदर प्रॉपर पोल्स बने होते हैं। पोल्स मीन सिरे होते हैं, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। जब प्रॉपर चार्ज के जो है वो एंड्स होते हैं, ये पार्शियल चार्जेस पे होते हैं, फुली चार्ज होते हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फुल चार्ज आयोनिक बॉन्ड में आता है, पार्शियल में हाफ चार्ज आता है, जिसको हम पार्शियल चार्ज बोला जाता है। और उसके साथ डेल्टा का साइन भी लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये इतना चार्ज नहीं है कि ये आयनिक बन जाए, और बल्कि जो कोवलेंट है उससे ज़्यादा चार्ज है। ठीक है, कोवलेंट से ज़्यादा चार्ज है और आयोनिक से जो है वो कम चार्ज है। तो अब इसमें बात करें तो जो हाइड्रोजन है, वाटर मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव एंड हो जाएगा, वो एज अ पॉजिटिव एंड जो है वो काम करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव तौर पर जो है वो काम करेगी। इस तरह जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं कि जो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, हमने ये बात कर लिया ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब जो नेगेटिव एंड होता है ना ऑक्सीजन का, वो क्या करेगा, जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव को, और एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक बाइंडिंग क्रिएट होगी जिसको बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, इतनी नहीं होती कि एक पूरा बॉन्ड बन जाए। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मली अट्रैक्शन होती है। इनको हम जो है वो डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड एक जो प्रॉपर लाइन जो बॉन्ड की होती है उतनी स्ट्रॉन्ग ये नहीं होती है, तो ये वीक सी होती है लेकिन होती है। इसकी वजह से जो वाटर है एक पूरा वो नेटवर्क बना देते हैं, जाल बना देते हैं वाटर के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो वाटर क्या होता, उसके अंदर आपस में मॉलिक्यूल्स का कोई इंट्रैक्शन होता, हर मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट जो है वो काम कर रहा होता, उनमें कोई आपस में किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती, और वाटर जो है वो -80 डिग्री यानी कि इतने कम टेम्परेचर पे बॉईल कर जाता और -100 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ कर जाता, तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती। अब वाटर की बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल करता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो -80 पे जो है वो बॉईल करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करती है, और ये बिल्कुल 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का बनाने में भी हेल्प करती है, और दूसरा जो डबल हेलिक्स है डीएनए वो बनाने में भी हेल्प करती है। तो हाइड्रोजन का बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी हेल्प कर रही है। आगे हमने जब प्रोटीन का लेक्चर देखना है हमने वहाँ पे भी देखना है कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक्ट कर रहा है, और डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करेगी। ये देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव एंड है। ठीक है, ये माइनस है इस पे, और ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव है। दिस शोज कि ये पॉजिटिव एंड है, ये पोलैरिटी को शो कर रहा है, इसमें पोल्स बने हुए हैं, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। अब ये जो नेगेटिव है ऑक्सीजन, ये पिंक वाला ये नेगेटिव है, ये ग्रीन वाले को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है।
यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो ये ऑपोजिट चार्ज की जो अट्रैक्शन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स में होगी, इस तरह ये एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, ये जो सारा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है, जो कि वाटर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सोलवेंट प्रॉपर्टीज जो हमने अभी बात की थी, दो बातों की वजह से थी, पोलैरिटी, यहाँ से पोलैरिटी भी क्लियर हो रही है, और दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी क्लियर हो रही है। अब हम बात करते हैं वाटर गैदर्स अराउंड अदर मॉलिक्यूल्स। जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, जो उनके जो वाटर की बात करें तो वहाँ पे जो वाटर है वो कैसे गैदर होता है, ये तो हमने देख लिया ना, नॉर्मली पोलर्स या नॉन पोलर, ये तो हमने इनकी नेचर देखी ना। अब वाटर दूसरे मॉलिक्यूल्स में कैसे सोलुबल होता है या कैसे गैदर होता है, अब हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। वाटर की पोलर नेचर होती है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। ये कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये उसके इर्द गिर्द गैदर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, उस पर चार्ज फुल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। पार्शियल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, ये नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होता है और आयोनिक बॉन्ड से कम होता है। तो ये कंप्लीट चार्ज है, हम इसको पार्शियल कह देते हैं, हाफ चार्ज। अब अगर इसके कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल आए ना, लाइक वो पार्शियल है या फुली चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, उसको वाटर में रखा जाए तो वो फ़ौरन से अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स में टूट जाएगा, यानी कि Na और Cl नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएगा। अब वो आयंस जो है वो ऑपोजिट वाटर मॉलिक्यूल्स के जो ऑपोजिट एंड है वहाँ से सराउंड करेंगे, लाइक दिस। देखिए ये NaCl का स्ट्रक्चर था, जिसमें जो रेड है वो Na है और जो हमारे पास ये पर्पल में शो हो रहे हैं ये Cl कंपाउंड एटम्स हैं। यहाँ पे क्या किया, जैसे इसको वाटर में रखा गया ये टूट गया, ठीक है, ये अपने आयंस में चेंज हो गया। सोडियम जब चेंज हुआ, अब सोडियम पे चार्ज था पॉजिटिव, वाटर एंड पे जो ऑक्सीजन के चार्ज हैं ये सारे ऑक्सीजन से सराउंड हो जाएंगे, ठीक है। वाटर जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे कैसे गैदर होगा, पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव आयन जो होगा उसके गिर्द वाटर के सारे नेगेटिव आयन्स आ जाएंगे, ठीक है। और इस क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे हमने देखा था ना कि नेगेटिव चार्ज होता है और वाटर के हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर होंगे तो ये क्या करेंगे, अपने पॉजिटिव एंड्स जो हैं ये क्लोरीन की तरफ करके इनके दरमियान एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे, एक अट्रैक्शन क्रिएट कर लेंगे। इस तरह ये सोलुबल होंगे वाटर के अंदर, ठीक है। ये थे कि ये किस तरह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें जो है वो कार्बन या हाइड्रोजन नहीं होती या जो आयोनिक होते हैं उनमें कैसे जो है ये बॉन्ड बनेगा। चार्ज या पोलर की बात करें, जैसे अगर हम उनकी बात करें साल्ट्स की, शुगर की, अमाइनो एसिड्स की, वो फ़ौरन से वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व ऐसे होते हैं, इसलिए हम इनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, यानी कि वाटर लविंग कहते हैं, ये वाटर के साथ अट्रैक्शन कर लेते हैं। अनचार्ज की बात करें या जो है नॉन पोलर्स की बात करें, जैसे लिपिड्स होते हैं, तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करेंगे, वो वाटर में जो है उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, वो ब्रेक डाउन नहीं शो करेंगे अपनी। इस तरह इनको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, यानी कि पानी से दूर जाने वाले, पानी से हेट करने वाले, पानी से खुद को दूर करते हैं, जहाँ इनको पानी नजर उसमें सोलुबल नहीं होते। फोबिया का मतलब होता है डर जाना, ये पानी से डरते हैं, इनसे दूर दूर जाते हैं, तो इसलिए इनको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज को जब वाटर के अंदर रखा जाता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पोलर हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, यानी कि OH होता है। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। इस तरह जो ग्लूकोज है वो भी वाटर के अंदर सोलुबल होती है। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज भी चार्ज या पोलर कंपाउंड है जो कि वाटर के अंदर सोलुबल हो रही है। अगर सोल्यूशन की बात करना तो आयंस या मॉलिक्यूल्स की, तो वो इजीली आपस में जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। वाटर जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सोलूबल हैं। तो वाटर एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मोस्टली जो है वो केमिकल रिएक्शंस या सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं लाइक मेटाबॉलिज्म वो हो सकें, परफॉर्म किए जा सकें, ठीक है। देखिए ये ग्लूकोज है, ये इसके हाइड्रोक्सल एंड्स हैं। अब हाइड्रोक्सल एंड्स क्या करेंगे, ये O है, ये H है। हाइड्रोक्सल एंड का मतलब OH होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना के इसको डॉटेड में इसलिए शो किया जाता है क्योंकि ये कोवलेंट जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता बल्कि वीक होता है।
लेकिन बॉन्ड होता है लेकिन वीक होता है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन में शो किया जाता है। तो ये जो है ये इस तरह जो है ये सोलूबल हो गया। अगर हम इस प्रॉपर्टी को, जो वाटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हमने स्टार्ट किया था सोलवेंट प्रॉपर्टीज़, उसको समराइज़ करें तो हम कहते हैं जितने भी चार्ज या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे वाटर में सोलूबल होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर बात करें तो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, और वाटर जो है ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने पूरे जो ये टॉपिक था उसको समराइज़ किया इसमें। सोलवेंट को दोबारा रिपीट करते हैं, इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर। फिर हमने देखा पोलर कंपाउंड किस तरह वाटर सोलूबल होते हैं, किस तरह जो वाटर है उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, और इनको हाइड्रो जो है फिलिक वो बोला जाता है। और जो नॉन चार्ज होते हैं या नॉन पोलर होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, क्योंकि वाटर से दूर जाते हैं। फिर हमने ग्लूकोज को देखा, फिर हमने वाटर की इंपॉर्टेंस देखी कि ये जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल के लिए। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर या अनचार्ज मॉलिक्यूल है जो वाटर के अंदर सोलूबल नहीं होते, उनकी वजह से जो है उनका क्या रोल है, या जो वाटर की प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है, वो किस तरह जो है ये उनमें इंपॉर्टेंट है। अब वाटर की प्रॉपर्टी क्या थी कि इसने चार्ज्ड मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना है। अब ये जिनके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा उनसे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, अब हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो जब हम इसकी बात करना, तो जितने भी नॉन पोलर या अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के अंदर सोलबल नहीं होते, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना रहे, अगर उन्हें वाटर के अंदर रखेंगे तो वो तो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, उन्हें तो हाइड्रोफोबिक है ना, वो वाटर से दूर दूर जाएंगे, तो वो वहाँ से मूव करेंगे और आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, लिपिड्स। लिपिड्स की बात करते हैं, लिपिड्स तो वाटर में सोलूबल होते नहीं है, तो वो इनसोलूबल है। वो क्या करेंगे, वो मेंटेन करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सेल की बाउंड्री बना लेंगे कि वाटर आए तो वो डायरेक्टली एंटर ना हो जाए सेल्स के अंदर। अगर वाटर डायरेक्टली एंटर हो जाएगा तो हमारे सेल में इतना वाटर हो जाएगा कि सेल अपना काम ही नहीं कर सकेगा, उसमें पानी बढ़ा जाएगा, फ्लड आ जाएगा सेल में। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस तरह क्या किया जाता है, उनमें एक लिपिड की लेयर लगा दी जाती है, क्योंकि लिपिड्स वाटर से दूर जाएंगे, वो तो वाटर को अपने पास ही नहीं आने दे रहे, वो तो अंदर पास करने नहीं देंगे। तो जितनी ज़रूरत होती है वाटर चैनल्स के थ्रू सेल अंदर मूव करता है, सेल के अंदर वाटर मूव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट उसमें सोलूबल हो, या अगर ऐसा हो कि जो वाटर सोलूबल है वो अगर मेम्ब्रेन बनाते हैं सेल की, तो क्या होता है जैसे उन्हें पानी नज़र आता वो सेल सारा टूटता और डिज़ोल्व होना शुरू कर देता पानी में। ठीक है, तो इस तरह जो हाइड्रोफोबिक है उनसे हमें ये फ़ायदा होता है कि वो सेल के स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बनाने के काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मेंटेन रहे लाइफ। ऐसा ना हो कि सब कुछ डिज़ोल्व होकर पानी में मिल जाए और फिर पानी ही पानी हो बस। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटर का ये करेक्टरिस्टिक कि इसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे दूर जाते हैं, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये अगर लिपिड्स की या ऑयल्स की बात करें तो वो वाटर के अंदर जाते ही नहीं है, अगर हम वाटर के अंदर डाला भी जाए तो वापस में अपना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाटर के अंदर जाएं, ये आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वाटर के अंदर सोलूबल नहीं होते। अब हम इसके थर्ड करेक्टरिस्टिक या थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये एक नंबर ऑफ हीट होती है, हीट को कैलोरीज भी बोला जाता है। ठीक है, जो हीट स्टोर हुई होती है बॉडी में, जिसको वर्कआउट करके एक्सरसाइज करके जो कहते हैं कि हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो बॉडी से हीट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, स्वेटिंग की फॉर्म में जैसे हम निकालते हैं। तो कैलोरीज की बात करते हैं तो ये वो होती है जो कि चाहिए होती हैं, ऐसी एनर्जी या ऐसी हीट, ठीक है, जो भी आप क्या इसके लिए टर्म यूज़ करना चाहें, ये वो होती है जो कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर वाटर 15 पे है तो 16 पे सिर्फ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 15 से 16 पे जाने की तरफ जो है 1 सेल्सियस अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी जो कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे, ऐसी हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वाटर जो है ये अपना टेम्परेचर चेंज करने में कितनी हीट ले रहा है। अगर ये बहुत लो हो तो फिर तो ऐसा होता है कि अगर वाटर को थोड़ी सी गर्म जगह पे रखें तो वाटर उबलना शुरू कर दे, अगर थोड़ी सी ठंडी जगह पे रखें तो वाटर जो है वो जम जाए अगर इसकी कम होती। लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 4.18 जूल। ये एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
इतनी हीट देंगे तब वाटर जो है उसका टेम्परेचर राइज होगा, वरना वाटर स्टेबल रहता है, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? ये इस तरह बेनिफिशियल है क्योंकि लाइफ ही ऐसे पॉसिबल है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, वरना उनकी तो बॉडी जलने लग जाती ना, पानी में पानी उबलने लग जाता तो। और दूसरा, जब पानी गर्म हो जाता तो हमारी बॉडी भी तो 80% वाटर से मिलके बनी है, तो हमारी बॉडी ने भी जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देना था, तो इस तरह लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। तो वाटर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट इसको चाहिए होती है ताकि ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे। तो अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये हीट जब ऑब्ज़र्व कर लेगा तब इसमें माइनर सा चेंज आता है। अगर इसमें चेंज लाना है तो इसको बहुत हीट देनी पड़ती है। तो नॉर्मल अगर हम हीट में कोई चेंज आ रहा है तो वो वाटर पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। अब हीट से क्या होता है? हीट इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए हीट इस्तेमाल की जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में फ्री हो जाते हैं, सिंगल यूनिट हो जाते हैं, फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनमें बॉन्ड तो कोई रहता नहीं। लाइक अगर एक चीज़ को किसी ने पकड़ के रखा है तो वह जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो मूव करेंगे आपस में तो वो उनकी मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उनके मूव करने से क्या होगा? टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि हम इतनी हीट देते हैं कि इनमें बॉन्ड्स टूट जाएं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएं बेसिकली, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटते हैं तो ये फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, उसके ज़्यादा होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देता है। लेकिन वाटर की तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना, उसके ज़्यादा होने से क्या किया जाता है? वाटर जो है वो बहुत आहिस्ता, बहुत टाइम लेके जो है या बहुत ज़्यादा हीट लेके अपना टेम्परेचर चेंज करता है, नॉर्मली नहीं करता। तो इस तरह जो वाटर है वो अपना टेम्परेचर ज़्यादा देर तक बरकरार रखता है और एक ऑर्गेनिज्म को अच्छा इन्वायरमेंट देता है, कूलर इन्वायरमेंट देता है ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। फिर हम बात करते हैं कि वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट में, क्योंकि इसका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होता, तो ये एक लिमिट तक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। क्योंकि वाटर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो इतनी हीट मिलेगी तो वाटर ने चेंज होना है, वरना वाटर जो है ये बेसिकली रजिस्ट करता है अपने अंदर टेम्परेचर चेंज को। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि आपने याद रखना है कि जो कार्बन है उससे डबल है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स में जितनी स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की उससे डबल है, और आयरन की बात करें तो आयरन से 9 टाइम्स ज़्यादा है वाटर की, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि वाटर की कार्बन से 2 टाइम्स ज़्यादा है और आयरन से 9 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट हम इसके करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, दैट इज़ हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं तो ये वो अमाउंट होती है जो कि एक लिक्विड को गैस में चेंज करती है, ठीक है। वाटर्स को वेपर में चेंज करना हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये मतलब है। स्पेसिफिक हीट ने जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज करना था, वो वेदर 2 से 3 करना था, 3 से 4 करना था, 15 से 16 करना था, 25 से 26 करना था, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना था 1 सेल्सियस का, ठीक है। लेकिन अब वेपराइजेशन की बात करें तो इसने जितना भी वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल जितने भी पड़े हैं उनको गैस में चेंज करना है, वेपर्स में चेंज करना है। तो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर को वेपर्स में चेंज करना, उसको बॉयल करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो हीट देनी होती है। अगर वाटर को लिक्विड से गैस में चेंज करना है तो उससे पहले वाटर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो गैस में चेंज होगा। तो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। 1 किलोग्राम को हमें 574 किलो जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, जो कि इतना होता है कि 1 किलो का अगर हमने लिक्विड्स में जो है लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करना है। अब उसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये तो इतनी पॉसिबल नहीं कि हम इतनी हीट दें, तो ये फिर अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट करती है। अगर ये कम होती तो वाटर ने वेपर्स में चेंज हो जाना था, पूरी दुनिया का पानी ख़त्म हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो बहुत परफेक्ट बनाई है, तो वाटर की इतनी ज़्यादा होती है
कि ये वेपर्स में चेंज होने से पहले बहुत ज़्यादा हीट डिमांड करते हैं, और इतनी हीट हम नहीं दे सकते। तो वाटर जो है ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है, अर्थ का मॉडरेट रखता है, ताकि जो ज़मीन है वो रहने के काबिल रह सके। प्लांट्स और एनिमल्स को कूलिंग इफेक्ट देता है, और कैसे देता है, जब हम पसीना हमें आता है, या प्लांट्स जब वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, वो भी वाटर जो है वो करते हैं रिलीज। जैसे वो उनके पत्तों के ऊपर पानी के कतरे नज़र आ रहे होते हैं सुबह सुबह, तो वो ट्रांसपायरेशन होती है, वो उसको एवेपोरेट करके कूलिंग इफेक्ट लेते हैं। हमें अगर बहुत गर्मियाँ लग रही हो तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, पसीना जब एवेपोरेट होता है तो हमें जो है वो कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये इसलिए है क्योंकि वाटर क्या करेगा, ये जितनी भी हीट हमारी बॉडी में होती है, लाइक अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट क्या करेगा, वो बॉडी से ले लेगा और उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। अब वो एब्जॉर्ब करके तो वाटर जो है वो खुद को वेपराइज करना शुरू कर देगा, वेपर्स में चेंज करेगा, तो बॉडी से वो हीट निकलती जाएगी। उस हीट के निकलने की वजह से वाटर जो है कूलिंग इफेक्ट जो है वो काज करते हैं। यानी कि अगर जो है वो पानी रिमूव हो रहा है, 1 ग्राम जो पानी है वो रिमूव हो रहा है, तो 574 किलो हीट भी साथ रिमूव हो रही है, इसलिए जो वाटर है वो कूलिंग इफेक्ट काज कर रहा है। अवेपोरेशन की बात करें, अगर 2 ml जो है वो वाटर जो है वो अवेपोरेट हो रहा है बॉडी से अंदर 1 लीटर में से, ठीक है, 2 ml जो है वो वाटर रिमूव हो गया, जिसका मतलब है जो पीछे टेम्परेचर वॉल्यूम है, जो वो हमारे पास बचेगा वाटर, दैट इज़ 998, ठीक है। 1000 ml हो तो होता है ना 1 लीटर, तो अगर उसमें से सिर्फ 2 ml जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाए, वो जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में चेंज हो जाए, तो जो बाकी सारा पानी है वो उसमें 1 सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी भी वाटर में हीट थी वो 2 ml जो लेके हैं वो वेपोरेट हो गए हैं। अब पीछे जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज 1 सेल्सियस जो है वो हो रहा है सिर्फ 2 ml के वेपोरेट होने से। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसकी 5th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है आपस में बॉन्डिंग होना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होना आपस में वाटर मॉलिक्यूल के आपस में एक दूसरे के साथ कितनी बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को स्टिकिंग इफेक्ट देंगे, एक दूसरे को चिपका के रखेंगे, जोड़ के रखेंगे, ठीक है, पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि और वाटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा है कोहेजन, क्योंकि हमने पहले बात की थी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है इनके बॉन्ड। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है कोहेजन, और कोहेजन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोहेजन में क्या होता है, जैसे ही रूट जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, रूट एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगी, उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, बाकी सब का उनके साथ बॉन्ड बना होगा, बाकी सब उसके पीछे लाइन में, जैसे आप समझ लें कि आपने एक चेन लेनी है जिसमें एक दूसरे को पकड़ा हुआ है सबने, ठीक है, लाइक आपने 10 बच्चे लिए, सब ने एक दूसरे का बाजू पकड़ा हुआ है, आप सिर्फ पहले वाले बच्चे को अपनी तरफ खींचें, बाकी सब खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वो क्या था, वो स्टिक टुगेदर थे, एक दूसरे के साथ उनकी कोहेजन थी। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल करते हैं कि एक अगर मॉलिक्यूल को जो है वो फोर्स लगा के जो रूट्स हैं वो अपनी तरफ को खींच रही है, पानी ऊपर तक जा रहा है, तो बाकी सारे जो है वो आराम से उसके पीछे पीछे मूव करेंगे, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े थे। तो ये क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करेंगे और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प करेंगे कि वो रूट से जो लीव हैं ऊपर जो पत्ते हैं उन तक भी जा सकें। फिर अगर एवेपोरेशन की बात करते हैं, एवेपोरेशन से अगर एक पत्ते से जो है वो पानी एवेपोरेट हो गया, तो जो बाकी हैं, ठीक है, उन पे भी एक पुलिंग फोर्स लगती है, वो वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, जब उन पे पुलिंग फोर्स लगती है तो नीचे से पानी फिर और मूव करेगा। एक मॉलिक्यूल ऊपर से एवेपोरेट हुआ यानी कि वैकेंसी बनी, पिछले वाला उसकी जगह पे चला जाएगा, वो पीछे वालों को खींचना शुरू कर देता है और पानी जो है वो इस तरह ऊपर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब इस कोहेजन की बात करें तो ये जाइलम के अंदर पाई जाती है। जाइलम क्या करेंगे, ये जो है वो रूट से पानी को शूट तक या एरियल पार्ट जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं वहाँ तक भी वाटर पहुँचाएगा। और इस तरह जो वाटर है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या कहती है कि वाटर को नीचे आना चाहिए, और प्लांट्स में तो पानी ऊपर जा रहा है ना, तो ये सिर्फ कोहेजन की वजह से हो रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वाटर को ऊपर तक जो है वो मूव करवाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये हाई सरफेस टेंशन वाटर को देता है। हाई सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि एक प्रॉपर एक एरिया प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करता है। जैसे अब एक सॉलिड चीज़ होती है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, हम उसमें अगर फिंगर डिप करें हमारी फिंगर डिप हो जाएगी, लेकिन वाटर के ऊपर एक नॉर्मल सी लेयर है बेड की तरह की,
ठीक है, उसको कहते हैं हाई सरफेस टेंशन, और वो इनविजिबल सी होती है। जैसे अगर हम बात करें ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, स्टाइडर की बात करें, ये वाटर के ऊपर मूव कर रहा है। वाटर की तो सरफेस थी कि इसको नीचे चले जाना चाहिए था ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी कि ये जो है इसके ऊपर मूव कर रहा है, ये एक लेयर सी होती है वाटर की जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो ये इसको कहते हैं हाई सरफेस टेंशन। ये सिर्फ हाई सरफेस टेंशन की वजह से जो है ये पॉसिबल है वाटर में। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में चेंज हो जाना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो है एटम्स में खुद को चेंज कर लेना। तो वाटर के अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो जैसे ही टूटते हैं तो वाटर आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड का मतलब ये कि एक पॉजिटिव एंटोन रिलीज होता है, दैट इज हाइड्रोजन, और एक नेगेटिव होता है, दैट इज हाइड्रोक्सालाइन। हाइड्रोक्सालाइन OH ये नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन ये पॉजिटिव होगा। वाटर आयोनाइज्ड होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं, जबकि नॉर्मल बिल्कुल कंडीशंस है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी कि वाटर आयंस में चेंज हो भी रहते हैं, आयंस को जो है वो डी आयोनाइज करके दोबारा न्यूट्रल स्टेट में आ भी रहे होते हैं, यानी कि H2O में भी चेंज हो रहे हैं और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सालाइन में भी चेंज हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम होते हैं, जितने उसमें चेंज हो रहे हैं उतने दोबारा बैक कन्वर्ट भी हो रहे हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, तो वाटर के एक अगर लीटर वाटर है तो उसमें से एक मोलिक्यूल 550 मिलियन वाटर जो है उनमें से सिर्फ एक मोलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होगा, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इतनी कम आयोनाइजेशन होती है। और कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लो होती है। प्योर वाटर की बात करें तो उसमें 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर जो है ये आयोनाइज हुआ होता है, बहुत कम आयोनाइज हुआ होता है। अब जो इनकी है ना पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड द नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस, ये केमिकल रिएक्शंस में नॉर्मल तो हमने बात कर लिया ना कि कम आयंस होते हैं, लेकिन जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में ज़रूरत होती है वहाँ पे ये फ़ॉर्म्स में आयंस में चेंज हो जाते हैं और इस तरह जो है ये रिएक्शन करते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस करना, ब्रेकडाउन करना, ब्रेकडाउन तब भी होगी जब ये पहले खुद टूटेगा, खुद टूटने के बाद ये रिप्लेस करेगा दूसरों को, फिर जो है ये अपने बांड्स खुद से तोड़ के दूसरों के साथ बनाएगा तो उनके बांड भी टूटेंगे। तो इस तरह जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिटी और अल्कलिनिटी फाइंड करने के लिए, कि वेदर सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना अल्कलाइन है। अल्कलाइन मीन बेसिक, पीएच मेंटेन करने के लिए। अगर तो हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है तो सिस्टम जो हमारे पास जो भी हमारे पास जो सेल का एरिया है, ठीक है, या मीडियम है, वो एसिडिक होगा, ठीक है। अगर OH आयन बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोक्सल आयन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो जो सेल का जो मीडियम होगा वो अल्कलाइन होगा या बेसिक होगा। अब पीएच जो है वो सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हाई जितने भी एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक पीएच पे जो है वो काम करते हैं। अब जैसे बात करें स्टमक की, स्टमक के एंजाइम हमेशा काम करते हैं एसिडिक में, वो बेसिक में नहीं काम करते। वहाँ पे जैसे ही स्टमक की सेक्रेशन रिलीज होती है तो HCl भी सिक्रीट होता है, HCl जो है वो एसिड्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि जब उसकी ब्रेकडाउन हो रही है क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेंगे ना, तो हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक मीडियम काज करेगा, तो उसके एसिडिक होने की वजह से जो पेप्सिनोजिन है, जो स्टमक एंजाइम है, वो पेप्सिन में एक्टिव हो रहा है तभी वो काम करेगा। और जो पेनक्रियाज है वो काम करती हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है, जो इंटेस्टाइन्स है वो काम कर रही है बेसिक मीडियम में। वहाँ पे जो एंजाइम है उसका नेम है एंटीरोकाइनेज, वो जो है वो काम करेगा बेसिक मीडियम में। जैसे उसे बेसिक मीडियम मिलेगा, OH ज़्यादा होंगे तो वो वहाँ पे तब काम करेगा। वहाँ पे कार्बोनेट्स जो हैं उनकी कंसनट्रेशन जो है वो बेसिक मीडियम बना देती है। तो इसलिए आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सेल का मेटाबॉलिज्म या जो एंजाइम है वो प्रॉपरली कैरी ऑन हो सके। ये देखिए ये आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है। जैसे ही ये टूटेगा हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन में, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम में होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर ये इसमें चेंज हो रहे हैं तो बाद में ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो हमारे पास ये स्टेट है ये भी चेंज हो रही है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस की। मैक्सिमम डेंसिटी की बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा, जो 4 डिग्री है वहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वाटर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। 4 पे मैक्सिमम, फिर अगर हम 3 2 1 पे आ रहे हैं तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
ये क्यों होती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितने भी होते हैं वो क्या करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। जब भी 4 डिग्री से बाद क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है उनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से उनको दूर करते जाते हैं लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर 4 है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन अगर 3 पे आ रहे हैं या 2 पे आ रहे हैं तो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। ऐसे जब हम बात करते हैं ज़ीरो पे, ज़ीरो की बात करें तो वाटर फ्रीज हो जाता है और तब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब फ्रीज होके आइस में चेंज हो गया, बर्फ़ में चेंज हो गया और उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है वाटर की निस्बत। उस पे क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन होते हैं, क्या क्यों इस तरह उसकी डेंसिटी कम हुई होती है, जो लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तब मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को जो है वो स्ट्रॉन्गली पकड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हम ज़ीरो पे मूव करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे से दूर दूर कर देगी, जिस वजह से जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ना रिवर्स की, स्ट्रीम्स की या लेक्स की, जितने भी ये एक्वेटिक बॉडीज हैं, वहाँ पे जो होती है वो सरफेस के ऊपर बर्फ़ बन जाती है। जैसे ही वहाँ पे सर्दी आती है ना या टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो टॉप लेयर होती है वहाँ पे फ्रीज हो जाती है, वो लेयर बर्फ़ बन जाती है। तो आइस जो है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वो हमेशा ऊपर रहती है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ वाटर ने फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, आइस की तो डेंसिटी कम थी ना, तो वो फ्रीज वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ऊपर एक पूरी कवरिंग कर देंगे, सरफेस जो है वो फ्लो जो जितनी भी सरफेस है उसको सारा कवर कर देंगे बर्फ़ के साथ। अब जब बर्फ़ ऊपर आ जाएगी ना सारी, तो जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब उनका टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, उनका टेम्परेचर ज़ीरो से अबव है, वो लिक्विड स्टेट में ही है और ऊपर जितने भी हैं वो सारे आई स्टेट में है, बर्फ़ ऊपर आ गई है। अब जब वो मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे ना तो वो एक ब्लैंकेट बना देंगे नीचे वाले पानी पे, एक इंसुलेशन की लेयर बना देंगे कि हीट ना पास हो, जितनी भी हीट नीचे थी वो नीचे रहे और ऊपर से कोई भी टेम्परेचर जो कम होता जा रहा है, टेम्परेचर सर्दी जो है वो नीचे की तरफ ना आ जाए और नीचे जो वार्मथ है, जो गर्माई है या जो सर्दी जो हीट है वो नीचे ही रहे। और ये कैसे होगा, ये जब आइस के ऊपर लेयर बन जाएगी, टेम्परेचर कम हुआ, वाटर आइस में चेंज हुआ, आइस ने ऊपर लेयर बना दी। ठीक है, उस लेयर ने क्या किया, इंसुलेशन के तौर पे एक्ट किया। इंसुलेशन ने क्या किया, उसको हीट को बाहर की तरफ पास होने ना दिया। तो इस तरह जो एक्वेटिक हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं क्योंकि वो हीटेड एरिया में ही रह रहे हैं, वो नॉर्मल पानी में ही रह रहे हैं। और ऐसा सिर्फ क्यों होगा, सिर्फ वाटर की डेंसिटी की वजह से, क्योंकि वाटर जो है वो 4 डिग्री पे लिक्विड होता है और ज़ीरो पे जो है वो उसमें चेंज हो जाता है आइस में, और आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। इस तरह वो जितने भी एक्वेटिक है उनको प्रोटेक्ट कर लेती है। अब हम सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। दी फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज कि ये बेस्ट सोलवेंट है। बेस्ट सोलवेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट क्या है कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है सारे केमिकल रिएक्शंस को, क्योंकि पोलैरिटी है, ज़्यादा सोलूबल होगा तो सोलूबल होने से जो है केमिकल रिएक्शंस वो इजीली यहाँ पे कैरी ऑन हो सकते हैं। फिर हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है डेफिनेटली, कि उनके जो है आपस में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है कि उनको तोड़ने में इतनी ज़्यादा हीट जो है वो चाहिए होती है। अब हीट कैपेसिटी क्या करेगी, वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखेगी ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंज हो रही है। चेंज होने से क्या हो रहा है, जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करेगी, उसके फ्लोट करने की वजह से जो वाटर है वो बर्फ़ के अंदर चेंज हो जाएगा और एक इंसुलेशन की लेयर बन जाएगी। फिर हम बात करते हैं वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन की। वो बात करें तो वो क्या करेंगी, वाटर इतनी जल्दी वेपरेट नहीं होता, बल्कि ये जो अपनी हीट है उसको अब्सॉर्ब करता रहता है और उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। आयोनाइजेशन की बात करते हैं। आयोनाइजेशन में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं। इस तरह जो एसिडिटी है या जो अल्कलाइनिटी है किसी भी मीडियम की, वो फाइंड की जाती है कि अगर जो है वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो एसिडिक, और अगर OH आयन ज़्यादा है तो बेसिक या अल्कलाइन। कोहेजन की बात करते हैं। कोहेजन पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों की वजह से है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें रूट से लेके लीफ तक जो है वो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। दिस इज अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट सेशन में देने हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपने ये लेक्चर कितना जो है वो पिक किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों कहा जाता है। The second is, how does water high heat of vaporization aid in cooling in a human body। जो वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो किस तरह जो कूलिंग या ह्यूमन बॉडी की उसमें हेल्प कर रहा है।
फिर है वाई इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन सेल। जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है वो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो क्यों है, उससे क्या बेनिफिट होता है। हाउ डज द डेंसिटी नॉर्मल ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस स्पोर्ट सीजनल मिक्सिंग इन लेक्स। वो ये कह रहे हैं कि नदी के अंदर जो सीजनल वाटर जो है वो आपस में चेंज होता है सीजन, उससे जो है वो किस तरह जो है नॉर्मली जो 4 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे वाटर किस तरह जो है वो सपोर्ट करेगा लाइफ को, या किस तरह जो है वो डेंसिटी जो है वहाँ पे लाइफ को सस्टेनेबल बनाती है, रहने के काबिल बनाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.